Hello everyone and welcome to my channel. In today's video I am going to talk about the second part of future tense. I mean future continuous tense. In this video we will learn about future continuous tense, how we can prepare structures for affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences and interrogative negative sentences. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये फ्यूचर टेंस का सेकेंड पार्ट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इसमें जो भी बात हम करेंगे वो आने वाले समय के बारे में बात हम करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम इसके पहले पार्ट को समझ चुके हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये फ्यूचर टेंस का सेकेंड पार्ट होता है। तो हम जानेंगे कि इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आज हम फ्यूचर टेंस के जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये फ्यूचर टेंस का ही दूसरा पार्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इससे पहले वाला जो पार्ट था पार्ट 13, जिसमें हमने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के सेकेंड पार्ट, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर टेंस का सेकेंड पार्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें जो भी बातें होती है वो आने वाले समय के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान की अगर बात की जाए कि हम इन्हें कैसे पहचानते हैं, तो इनके जो भी हिंदी वाक्य होते हैं उनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि आता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहचान, यानी उनके वाक्यों को हम कैसे पहचानते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आता है उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि वो पढ़ रहा होगा, वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वह स्कूल जा रहा होगा। इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके वाक्य के रूल्स को समझते हैं, ठीक है। तो रूल्स जब हम समझ जाएंगे तो आसानी से जो भी सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम बना सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट या कोई नाम हो सकता है, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो भी पर्सन्स हैं यानी यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम है उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार सभी पर्सन्स के साथ आई, वी, यू, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हम लोग विल का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब का फोर्थ जो फॉर्म होता है यानी चौथे फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाक्यों की पहचान में से हूँगा यहाँ पे आ रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। तो
सबसे पहले सब्जेक्ट, आई शैल बी, आप विल बी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, वो भी चलेगा। आई शैल बी, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी या आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये टीच क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हम लोगों ने आईएनजी ऐड किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये जो भी बातें हो रही है वो आने वाले समय में जो कार्य होगा उसके बारे में बात हो रही है। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, वह स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इस तरह के सेंटेंस बनाने में। रानी गीत गा रही होगी, रानी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। साहिल अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, साहिल विल बी रीडिंग इंग्लिश। जैसे वो साइट पे काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग एट साइट। वह गाना गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो अब इनका हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इससे पहले हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस को समझा कि उनका रूल्स क्या होता है, किस तरह से उनके रूल्स को हम बनाते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे वो नहीं पढ़ रहा होगा, वे लोग नहीं खेल रहे होंगे, वो नहीं सो रहा होगा, वो नहीं गा रही होगी। इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद ही बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वह गीत नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। राहुल बाजार नहीं जा रहा होगा, राहुल विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के, जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर्स है आप कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से इस तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो अगर बात की जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके रूल्स को समझते हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विल या शैल को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद बी का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्ब 4 का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से हम थोड़ा समझते हैं इनको। क्या वे लोग बाजार जा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बी का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये क्या वे लोग बाजार जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यानी ये आने वाले समय में जो कार्य होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं, क्या वह गीत गा रही होगी? विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या वह अंग्रेजी सीख रहा होगा? विल ही बी लर्निंग इंग्लिश? क्या तुम दिल्ली जा रहे होगे? विल यू बी गोइंग टू दिल्ली? क्या साहिल क्रिकेट खेल रहा होगा? क्या साहिल क्रिकेट खेल रहा होगा? इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस इजीली इन स्ट्रक्चर्स पे बना सकते हैं। बस इन्हें एक बार समझना है और अपने डेली कन्वर्सेशन में इसको यूज करना है। ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा चीज है कि आप बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन जानते हुए भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप अंग्रेजी में एफ्लुएंट नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इसका अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से इसका रूल्स समझ सकते हैं। सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद बी का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम समझते हैं। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या था कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और यहाँ पे जो सेंटेंसेस है, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, इन्हें कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है इनका भी सेंटेंस। सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे? विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल? क्या रानी गीत नहीं गा रही होगी? विल रानी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग? तो ये तो कुछ जस्ट एग्जांपल्स है आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। आप कोई भी सेंटेंसेस होगा आसानी से आप इन स्ट्रक्चर्स पे, आप इन स्ट्रक्चर्स का यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हमारे डेली कम्युनिकेशन में आते हैं। तो अगर हमें स्ट्रक्चर्स नहीं पता है और हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और सडनली हमें बोलना होगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, अगर रूल्स हम जानते हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो आसानी से हम बोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।